हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मेंडलिज्म के तहत अपना जो टॉपिक चल रहा था, मेंडल के नियम या आनुवंशिकी के नियम, यानी आनुवंशिकी की जेनेटिक्स के जो रूल्स, जो नियम मेंडल ने दिए थे, उसमें दो नियम आपने पढ़ लिए थे। प्रभाविता का नियम वाल पढ़ लिया और एक पढ़ लिया पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम है? पृथक्करण का नियम। ये दो नियम कल अपने पढ़ लिए थे। एक उदाहरण बताया था मैंने आपको, जो कई बच्चों ने उसकी फ़ोटो मेरे पास भेजी। मैंने कहा था कि एक पादप लेना है जिसकी गोल बीज आकृति, बीज की आकृति कैसी है? गोल है। और मैंने बताया था कि गोल बीज की आकृति जो होती है ना, वो प्रभावी लक्षण है। तो एक समयुग्मजी गोल बीज वाला पादप लिया और इसका संकरण करवाना था आपको छोटा आर दोनों लेकर के झुर्रीदार बीज के साथ में। किसके साथ में? झुर्रीदार बीज वाले पादप के साथ में। और मैंने आपको बताया था, टेबल में आपको दिया गया है कि ये एक अप्रभावी कारक है, लक्षण है, ठीक है ना। तो बच्चों ने इसको ही लंबा और बोना लेकर रखा था। लंबा बोना नहीं भाई, लक्षण चेंज हो गया। यहाँ बीज की आकृति की बात कर रहे हैं अपने। किसकी बात कर रहे हैं? बीज की गोल आकृति और बीज की झुर्रीदार आकृति की अगर अपने बात करें तो फिर अब इसमें तरीका वही रहेगा सेम। चाहे आप पहला नियम पढ़ोगे, दूसरा नियम पढ़ोगे, तीसरा नियम पढ़ोगे, लक्षण कोई भी दे दे, तरीका वही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से बड़ा आर युग्मक बनेगा और यहाँ से छोटा आर युग्मक बनेगा। दोनों का जब निषेचन होगा तो ऐसा युग्मनज बनेगा, इधर से प्रभावी और इधर से अप्रभावी। तो ये सभी पादप प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता के नियम से अशुद्ध गोल बीज वाले प्राप्त हुए। कौन से बीज वाले? गोल बीज। लंबा नहीं आएगा ये ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि हम बीज की आकृति को लेकर के आनुवंशिकी देख रहे हैं उसकी, ठीक है। वो लक्षण जो वसानुगत हो रहा है, तो ये F1 पीढ़ी के अंदर ऐसा होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। सभी पादप अशुद्ध गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। और जब इसी का आप आगे करोगे स्वपरागण, पृथक्करण के नियम को समझने के लिए क्या करोगे? इसका आगे सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण जब आगे करोगे तो देखो, अब कई बच्चों ने ये नहीं कहा, इसको आपको क्या है कि जब युग्मक दर्शाना तो इसको गोले के अंदर बंद करेंगे कारक को, ठीक है ना। ये प्रभावी कारक, ये है प्रभावी। ये एक पौधा हो गया, मान लेते हैं ये क्या है? मादा युग्मक है। इधर एक पौधा दूसरा लेंगे जिसके दो नर युग्मक बनेंगे, आर और आर, ठीक है। फिर आपको इसके अंदर इसको दिखाना है ऐसे, ठीक है। अब दोनों मिलेंगे तो बड़ा आर और बड़ा आर, इसको गोले में बंद कर दे। बड़ा आर इधर से छोटा, प्रभावी और अप्रभावी, ऐसे इधर बड़ा फिर छोटा और फिर दोनों बड़ा। अब ये बीज जो है ना, ये पादप जो होगा वो गोल बीज वाला पादप प्राप्त होगा। ये भी गोल बीज वाला पादप प्राप्त होगा, ये भी गोल बीज वाला पादप प्राप्त होगा। प्रभाविता, क्योंकि ये इसमें देखो सारे एक एक लक्षण जो है प्रभावित। और ये क्या हो जाएगा? झुर्रीदार वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये झुर्रीदार बीज वाला हो जाएगा। तो चार में से तीन पादप जो है वो गोल बीज वाले और एक पादप क्या प्राप्त हुआ? झुर्रीदार। तो इस लक्षण के लिए ये इसका लक्षण प्रारूप अनुपात है F2 पीढ़ी का। और ऐसी 1:2 अनुपात नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। शुद्ध गोल बीज, अशुद्ध गोल बीज और शुद्ध झुर्रीदार बीज। तो अगर कल किसी ने गलत किया है तो एक बार इसको देखें और इसको वो करें, ये बनाएं, इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे बनाना है इसको, ये ध्यान रखना है, ओके। अब अपने पढ़ेंगे अगला इसका तीसरा नियम, कि तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है अपना। तीसरे नियम का नाम स्वतंत्र अप्यून का नियम। कौन सा नियम है? स्वतंत्र अप्यून का नियम। आज स्वतंत्र अप्यून का नियम पढ़ेंगे अपने, और उसके अंदर जो दोनों लक्षण अभी अपने पढ़ रहे हैं उसी को लेकर देखते हैं क्या होता है। स्वतंत्र अप्यून का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखो, स्वतंत्र अप्यूहन के नियम में सबसे पहली बात आपको याद करनी है वो ये है कि ये नियम द्विसंकर संकरण पर लागू होता है। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ये नियम जो है वो लागू होगा, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब अपने क्या करेंगे? दो लक्षणों की वसानुगति, दो लक्षणों की वसानुगति, हेरिडिटी एक साथ में देखेंगे तो कौन सा नियम लागू होगा? स्वतंत्र अप्यूहन का नियम समझ में आएगा। हालांकि F1 पीढ़ी तक तो प्रभाविता का नियम ही चलता है, लेकिन बात जब F2 पीढ़ी की करते हैं
तो आपको समझना है स्वतंत्र अपव्यूहन। अब ये स्वतंत्र अपव्यूहित होना, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से होना। अब क्या होगा, कैसे होगा, वो देखना है। दोबारा समझ लें, ये मेंडल का तीसरा नियम या मेंडल की आनुवंशिकी के नियमों के अंदर देखें तो तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर ये लागू होता है। और द्विसंकर संकरण का अंतर्गत जो दो लक्षणों की वसानुगत एक साथ, जैसे अपने पादप की ऊंचाई तो देख रहे थे कल, पादप की ऊंचाई के साथ में हम क्या ले लें, बीज की आकृति भी ले लें, बीज की आकृति ले लें, या बीज की आकृति के साथ साथ उसके बीज का रंग भी ले लें, फली का आकार भी, पिचकी हुई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, कुछ भी ले लें। दो लक्षणों की जब बात करेंगे एक साथ में, तो ये नियम जो है वो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये दो लक्षणों की वसानुगति एक साथ होती है ना, तो ये दो से अधिक लक्षणों की वसानुगति एक साथ होती है तो भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझने के लिए वही बात पेरेंटल जनरेशन से चलेंगे और ध्यान से ये इसमें क्या है, जो रेड डायग्राम अपने बना रहे हैं, ये अगर समझ में आ गया तो आप शब्दों को लिख सकते हो, ये समझ में आना जरूरी है। देखो अपने क्या लेते हैं, वही बात, सबसे पहले जनक लेंगे, तो ध्यान देना एक बार, इधर अपने जनक ले रहे हैं, यहाँ बड़ा टी बड़ा आर, ये दो लक्षण लेंगे। तो ये पादप क्या होगा, शुद्ध लंबा पादप है और गोल बीज वाला पादप है, शुद्ध लंबा और गोल बीज वाला पादप है। ये क्या है, ये शुद्ध लंबा और गोल बीज वाला पादप है। तो लंबे के लिए अपने यहाँ बड़ा टी और इसके लिए बड़ा आर, कैपिटल आर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पादप लिया, इसका क्रॉस कराना है अपने को छोटा टी छोटा आर। ठीक है ना, ये क्या होगा बच्चों, पादप है, ये होगा शुद्ध बोना और झुर्रीदार बीज वाला पादप होगा, झुर्रीदार बीज वाला पादप होगा। ठीक है, शुद्ध लंबे और गोल बीज वाले पादप का संकरण शुद्ध बोने और झुर्रीदार बीज वाले पादप के साथ में कराते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझने के लिए। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब पहले आप याद रखेंगे इसको आगे समझने के लिए। यहाँ देखो अपने लंबे पादप के साथ में बीज की आकृति कौन सी आ रही है, गोल आ रही है। ठीक है ना, लंबे ये लिखना नहीं है आपको, वैसे बोर्ड परीक्षा में या कहीं भी किसी भी परीक्षा में तो लिखते समय मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ साइड में। लंबे पादप के साथ में अपने यहाँ क्या ले रहे हैं, गोल बीज की आकृति वाला कारक ले रहे हैं। और यहाँ देखो बोने के साथ में क्या आ रहा है, बोलो झुर्रीदार है। ये याद रखना है, F2PD में काम आएगा। F2PD में भी आपको दिमाग में रखना है पढ़ते समय। ठीक है ना, कि लंबे को हम गोल के साथ में ले रहे हैं और बोने को किसके साथ में ले रहे हैं, झुर्रीदार के साथ में, क्योंकि झुर्रीदार का कारक और बोना दोनों अप्रभावी है और लंबेपन का कारक और गोल बीज की आकृति का कारक है, ये दोनों भी क्या है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब वही बात, ये पेरेंटल पी है यानी पेरेंटल जनरेशन यानी जनक पीढ़ी है, यानी ये माता पिता के रूप में काम करेंगे। अब इसमें जब क्या होगा, संकरण के दौरान यहाँ युग्मक निर्माण होगा। क्या होगा बच्चों, संकरण होगा जब युग्मक बने। अब देखो इधर युग्मक, यहाँ एक प्रभावी कारक आपको बड़ा टी लेना है और एक प्रभावी कारक यहाँ पर आपको क्या लेना है, बड़ा आर लेना है। ठीक है ना, ये युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, ये युग्मक बनेंगे। अब ये मादा पादप है तो मादा युग्मक बनेगा, नर पादप है तो नर। इससे मेंडल की आनुवंशिकी प्रभावित नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ओके, बार बार इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इधर से वही बात, एक बड़ा एक छोटा टी और एक छोटा आर, ये इधर भी क्या बन गए आपके, युग्मक बन गए। ठीक है ना, युग्मक ध्यान देना, वहाँ एक एक कारक थे, अब दोनों कारक आएंगे, एक तो ऊंचाई का कारक आएगा और एक बीज की आकृति का आएगा। इसमें भी एक ऊंचाई का कारक और एक बीज की आकृति का कारक आएगा। शब्दों पे ध्यान देना। ठीक है, अब जब इन युग्मकों के बीच में निषेचन होगा तो लिखने की स्टाइल देखो, सभी उदाहरण आप इससे कर सकते हो। आप पहले अगर आप बड़ा लिख रहे हो ना, ये वाला टी लिख रहे हो तो टी को लिखो, आर को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं टी लिखता है पहले बड़ा टी, एक लक्षण को एक साथ में लिखेंगे, इधर से छोटा टी, इधर से क्या लिखेंगे, छोटा टी, फिर इधर से बड़ा आर और इधर से छोटा आर, और ये बन गया आपका युग्मनस। और ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी बच्चों, F1 पीढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F1 पीढ़ी। यानी एक लक्षण के दोनों कारकों को साथ में लिखना है, लेकिन पहले प्रभावी लिखेंगे बाद में अप्रभावी लिखेंगे। ये सभी पे लागू होता है, पहले प्रभावी बाद में अप्रभावी, पहले प्रभावी बाद में अप्रभावी। ओके, अब देखो ध्यान से, अब इतनी सी बात से देखो, बोलो पादप कैसे प्राप्त होंगे, लंबे पादप प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि लंबेपन का कारक बोनेपन पर कारक पर प्रभावी है। मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम यही तो कहता है। दूसरा ये देखो, यहाँ से यहाँ प्रभावी कारक क्या है, गोल है,
तो यानी बीज की आकृति क्या होगी बोलो, गोल बीज होगा कि नहीं होगा? कौन से नियम से? प्रभाविता के नियम से। क्यों? क्योंकि बीज की गोल आकृति का कारक बीज की झुर्रीदार आकृति के कारक पर क्या है? प्रभावी है। सीधी सी बात ये है। तो सभी पादप कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। यहाँ तक तो नियम प्रभाविता का नियम लागू होता है। सभी पादप लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? सभी पर ये नियम लागू होता। अब देखो क्या होगा आगे। अब अपने को चलना है F1 F2 पीढ़ी के लिए। तो यहाँ कराएंगे 100 परागण। क्या कराएंगे बच्चों? 100 परागण करा करके बीज प्राप्त करेंगे। और फिर जब F2 यानी दूसरी पीढ़ी जब प्राप्त करते हैं तो फिर क्या होता है वो आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब इसमें जो है वो आपको ध्यान देना आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो 100 परागण के बाद में अब यहाँ बड़ी टेबल है, जैसा कि आपने किताब में देखा होगा। तो यहाँ अब आपको क्या है कि युग्मक बनाना सीखना है, वो ध्यान देना है। 4 युग्मक बनेंगे। देखो जब एक लक्षण था तो 2 युग्मक बने थे, जैसे बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा आर, छोटा आर। अब 2 एक इससे 4 युग्मक बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला युग्मक, पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दें। पहले बड़ा टी बड़ा आर, क्या लेंगे? बड़ा टी बड़ा आर। उसके बाद में फिर छोटा टी छोटा आर। ध्यान देना, पहले बड़ा टी बड़ा आर, फिर छोटा टी छोटा आर। उसके बाद में फिर छोटा टी बड़ा आर और फिर छोटा टी और छोटा आर। ये 4 युग्मक बनेंगे। कितने युग्मक बनेंगे बच्चों? 4 युग्मक बनेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। बड़ा टी, दोनों बड़े, पहले बड़ा टी फिर दोबारा छोटा आर, फिर छोटा टी 2 बार, फिर छोटा आर बड़ा आर। देखो ऐसे लिख लो, 2 बड़ा टी लिख लो, 2 छोटा टी, ठीक है। पहले बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर। कैसे भी याद करो, आपको याद हो जाना चाहिए ये, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से या किसी भी कंपटीशन में, रीट के एग्जाम में या रो कोई में अगर ये टॉपिक है तो फिर ऐसे आपको दे करके और उसका रिजल्ट पूछा जाता है कंपटीशन पेपर में, ठीक है ना। तो पहले बड़ा, 2 बड़े टी लिखो, 2 छोटे टी लिखो, ठीक है ना। दोबारा लिखो, देखो इसको, पहले आपको क्या करना है, 2 बड़े टी लिखो, ठीक है, फिर 2 छोटे टी लिखो। आप कब गुरुजी हम 2 टी लिखें क्या? वो यहाँ पर निर्भर है कैसा कारक है। अगर और कोई कारक है तो फिर वो ही लिखना है, ठीक है ना। फिर दूसरा, पहले बड़ा, दूसरे का पहले बड़ा, दूसरे का पहले छोटा, फिर दूसरे का बड़ा और फिर दूसरे का छोटा। बस अब सेम के सेम आपको क्या कर देना है, इधर भी ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। बड़ा टी यानी सेम का सेम, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेम का सेम बनाना है और यहीं से आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। अब ये एक टेबल बनानी है आपको ऐसे, ये एक टेबल बनेगी ऐसे, ठीक है ना। 16 खाने बनेंगे इस टेबल के अंदर। कितने खाने बनेंगे? 16। अब ये जैसे अपने मादा युग्मक मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, ये मादा युग्मक दर्शाने का सिंबल है, ये नर युग्मक को दर्शाने का सिंबल है। और ये जो पीढ़ी प्राप्त होगी ना, वो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी बच्चों? F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। द्विसंकरण संकरण की कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? है F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, ठीक है। आ जाएगा नीचे तक। अब देखो, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस टेबल को भरना है। भरने का तरीका देखे कैसे कर। पहले आपको इसको पकड़ना है और चारों के साथ में मैच कर देना है, ठीक है ना, चारों के साथ में मिला देना है। पहले देखो बड़ा टी, आप इधर से भी क्या लेंगे, आप पहले एक, मैंने बताया ना, एक कारक के दोनों लक्षण लिखेंगे, सॉरी एक लक्षण के दोनों कारक लिखेंगे। जैसे यहाँ ऊंचाई के तो दोनों, फिर इधर से आर, इधर से भी क्या है आर, ओके। अब थोड़ी सी आपको पेज में बनाते इसमें टेबल थोड़ी बड़ी बनानी है, बोर्डे बॉक्स बनने चाहिए स्पष्ट है, क्योंकि इसके नीचे भी लिखना है और उसके तो इसको आप गोले में बंद करेंगे, ठीक है। फिर इधर से बड़ा, इधर से भी बड़ा आ जाएगा, यहाँ से बड़ा आर, इधर से छोटा आर, फिर इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, दोनों इधर से भी आर बड़ा और इधर से भी आर बड़ा, यहाँ से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, इधर से बड़ा आर और इधर से छोटा, बन गया। दोबारा देखें, इधर से बड़े, दोनों बड़े टी, पहले टी टी लिखेंगे, फिर आर आर लिखेंगे, फिर दोनों बड़े, फिर इधर से बड़ा, इधर से छोटा, फिर यहाँ से बड़ा, यहाँ से छोटा, फिर यहाँ से दोनों आर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर इधर से बड़ा टी, ये रहा, इधर से छोटा टी, ये रहा, फिर इधर से बड़ा आर, ये रहा, और इधर से छोटा आर, ये रहा। कोई दिक्कत है? वेरी सिंपल। अब देखो इसको पकड़ो, दोनों टी क्या आ जाएंगे, बड़े। अब आर देखो, पहले यहाँ आर छोटा, इसका मतलब यहाँ आर छोटा नहीं लिखेंगे, चाहे वो इधर से आए, लेकिन पहले बड़ा यानी प्रभावी कारक को पहले लिखना है, ठीक है। फिर दोनों टी आ जाएंगे, दोनों छोटे आर आ जाएंगे, फिर एक बड़ा टी, छोटा टी, एक बड़ा आर, एक छोटा आर आ जाएगा, एक बड़ा टी और दोनों छोटे आर आ जाएंगे यहाँ से। आप बना के देखोगे तो, ठीक है। फिर इधर से देखेंगे तो ये आ जाएगा,
फिर इधर से देखेंगे तो ये बड़ा टी, छोटा टी, आर आर ये आ जाएगा, फिर दोनों छोटे टी, दोनों आर आर आ जाएंगे, और दोनों छोटा टी और एक आर एक छोटा आर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे तो बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा आर, छोटा आर, फिर बड़ा टी, छोटा आर, फिर टी टी, आर आर, और फिर दोनों छोटे आ जाएंगे। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो 16 पादप प्राप्त हुए F2PD के अंदर। एक बार संकरण से, एक बार निषेचन से 16 प्रकार के पादप प्राप्त है, यानी 16 है। अब 16 में से कितने होंगे वो देखेंगे। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इस टेबल में आपको पहले समझना है क्या क्या हुआ। देखो दोनों ये प्रभावी है, ये भी प्रभावी है, यानी पादप कैसा होगा, लंबा होगा, और बीज की आकृति कैसी होगी, गोल होगी। आप ऐसे लिखेंगे लंबा पादप गोल बीज, पूरा बड़ी टेबल बना करके। ठीक है, ये भी पादप गोल और है, लंबा होगा और गोल है, क्योंकि एक प्रभावी और एक है अप्रभावी है, तो गोल बीज की आकृति होगी। ये भी लंबा और गोल बीज की आकृति का होगा, ये भी लंबा और है गोल, क्योंकि इसमें देखो एक प्रभावी है, ये प्रभावी है, इसमें ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, तो प्रभाविता ही नियम से ये भी गोल और है, लंबा और गोल बीज का। ये रहा देखो लंबा और है गोल बीज का। ठीक है, फिर ये नहीं है, ये लंबा और है गोल बीज का, ये भी लंबा पादप और है गोल बीज का होगा, आगे नहीं है। फिर ये लंबा और है, देखो ये लंबा पादप है और गोल बीज का है। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 और 8 और 9। अब 16 पादपों में से क्या होगा भाई कि जो 9 पादप है ना वो आपको अलग प्रकार से दिखाई देंगे। 9 पादप जो है 16 में से 9 पादप, देखो ध्यान से, 9 पादप आपने कैसे निर्धारित कर दिए कि वो पादप लंबे हैं और गोल बीज वाले हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वही बात कल की तरह अनुपात, इसको नीचे लिखना है। तो 9 पादप तो लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त कर लिया। अब ये देखो ये पादप यहाँ से तो ऊंचाई से तो क्या है, लंबा है, लेकिन यहाँ क्या है, झुर्रीदार है। क्या है ये, झुर्रीदार। ऐसे ये पादप देखो, ये यहाँ से तो लंबा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो पादप कैसा है, झुर्रीदार बीज वाला है। ऐसे ये देखो, ये पादप क्या है, लंबा है और झुर्रीदार है। क्या है ये, लंबा और झुर्रीदार है। अब ये 3 पादप जो है ना, वो 3 पादप है, लंबा तो है पादप साथ में, लेकिन बीज की आकृति यहाँ पर कैसी रहेगी बच्चों, झुर्रीदार रहेगी। कैसी रहेगी, झुर्रीदार रहेगी। अब अपने इन 3 पादपों की बात करते हैं, 1 2 और 3। देखो पादप कैसा है, बोना है, लेकिन बीज की आकृति देखो यहाँ क्या आएगी, गोल। बोना गोल, बोना और गोल। गोल क्यों आएगी, क्योंकि देखो आर प्रभावी है, आर प्रभावी है, इसमें तो दोनों ही आर प्रभावी है। तो 3 पादप आपको मिले, 3 पादप आपको बोने पादप मिले, लेकिन बोने पादप की विशेषता क्या है कि बीज की आकृति क्या है, झुर्रीदार है। और लास्ट में एक पौधा, ये देखो बोना भी है और बोने के साथ में क्या है बच्चों, झुर्रीदार भी है। तो एक पादप मिला लास्ट में 16 में से कि पादप बोना है और बोने के साथ में बीज की आकृति कैसी है, झुर्रीदार है। कैसी आकृति है, झुर्रीदार है। तो 9 3 3 1। अब देखो ये जो 6 देखो 9 पादप लंबा और गोल बीज वाला, मैंने कहा ना याद रखना है कि लंबे के साथ में गोल बीज तो हमने लिया था इसका संकरण में। अब एक पादप है देखो झुर्रीदार और बोना, तो झुर्रीदार और बोना तो हमने जनक पादप के रूप में लिया था, ये इसलिए तो मैंने कहा था अब याद कर। अब देखो क्या हुआ कि 16 पादपों में से 3 और 3 6 पादप ऐसे प्राप्त हुए जिसके अंदर नए लक्षण हैं, न्यू कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए मेंडल को। कैसे कि देखो यहाँ लंबे पादप के साथ में, यानी ऊंचाई क्या है, लंबेपन के कारक के साथ में यहाँ झुर्रीदार का कारक आया, जबकि हमने तो लंबे के साथ में गोल बीज वाला लिया था। आगे ना बात समझ में, बस यही तो है स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम। यहाँ देखो बोने पादप के साथ में क्या आ गया, झुर्रीदार, जबकि अपने तो क्या लिया था, बोने के साथ में झुर्रीदार लिया था। बोने के साथ में फिर ये बोने के साथ में लंबापन, बोना पादप और गोल बीज, सॉरी लंबा पादप और बोना पादप और गोल बीज, जैसे बोना पादप और गोल बीज ये रहा। तो बोने के साथ में गोल तो आपने लिए ही नहीं। ये जो नए संयोग प्राप्त हुए F2PD में, इस बात को मेंडल ने कौन से नियम से समझाया था, स्वतंत्र व्युत्पन्न के नियम से समझाया था। यानी जो जनक पादपों के अंदर जो लक्षण है ना, वो लक्षण नए कॉम्बिनेशन में प्राप्त हुए। तो अब इसको स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम क्या कहता है कि जब 2, अब ध्यान से सुनो, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वसानुगति, 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वसानुगति एक साथ होती है, जैसे ऊंचाई और बीज का आकृति, दोनों 2 लक्षण साथ में वसानुगति का अध्ययन कर रहे हैं, एक साथ में होती है, तो प्रत्येक लक्षण का कारक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है।
प्रत्येक लक्षण का कार्य एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है और अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से वसानुगत होते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो ऊंचाई का कारक है ना, वो बीज की आकृति के किसी की कारक के साथ में जा सकता है। लंबेपन का कारक है झुर्रीदार के साथ में जा सकता है, लंबेपन का कारक गोल बीज की आकृति के साथ में भी जा सकता है, इसका कोई बंधन नहीं है। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वसानुगति एक साथ होती है तो प्रत्येक लक्षण का कारक एक दूसरे को प्रभावित करे बिना, या सीधा लिख सकते हैं कि प्रत्येक लक्षण का कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के कारण ही क्या प्राप्त हुए थे मेंडल को? नए संयोग प्राप्त होते हैं। अब रीट जैसी परीक्षा में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है कि नए संयोग किस कारण बनते हैं F2 पीढ़ी में, जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वसानुगति अर्थात द्विसंकर संकरण त्रिसंकर संकरण की बात करें तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के कारण नए संयोग प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वसानुगति एक साथ होती है तो प्रत्येक लक्षण का कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, अर्थात अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये तो है। बाकी लिखने का तरीका वही है कि सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि सर्वप्रथम लंबे और गोल बीज वाले शुद्धजनक का क्रॉस बोने और झुर्रीदार बीज वाले के साथ में कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सारे पादप लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। क्यों? प्रभाविता के नियम से। फिर F1 पीढ़ी में जब मेंडल ने 100 परागण करा करके F2 पीढ़ी प्राप्त की तो एक बार निषेचन से 16 पादप प्राप्त होते हैं, जिसमें 9 पादप गोल और लंबे और गोल बीज वाले प्राप्त हुए, 3 पादप लंबे और झुर्रीदार वाले प्राप्त हुए, 3 पादप बोने और गोल बीज वाले प्राप्त हुए, 1 पादप बोना और झुर्रीदार बीज वाला प्राप्त हुआ। इस प्रकार 16 में से 6 पादप नए संयोग वाले प्राप्त हुए जो कि जनक पादप के समान नहीं थे। इस बात को मेंडल ने अपने तीसरे नियम अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से समझाया। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वसानुगति एक साथ होती है तो वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे पादप की ऊंचाई का कारक पादप की जो बीज की आकृति को प्रभावित नहीं करता या अलग अलग रूप से वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, ये टेबल बनानी है। अब इसके नीचे जो अनुपात है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करना है। एक बार इस टेबल को देख लें आप बढ़िया तरीके से। इस टेबल के नीचे ही बनाना है। मैं इस टेबल को मिटा के आपको दोनों अनुपात समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार आप इसको उतार लें रोक करके यहाँ वीडियो को रफ में, और फिर इसको करने की कोशिश करें। अब जो अनुपात प्राप्त होता है, सबसे पहले अपने द्विसंकरण संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे? लक्षण प्रारूप अनुपात। तो मैंने आपको बताया 9:3:3:1, ये लक्षण प्रारूप अनुपात आता है। 9:3:3:1 ये क्या आता है? लक्षण प्रारूप अनुपात आता है। अब 9 मैंने आपको बता दिया इसमें कि पादप क्या होगा? पादप लंबा और गोल बीज वाला होगा। ठीक है, यहाँ पादप लंबा और झुर्रीदार बीज वाला पादप जो कि नया से होगा, ये नया से होगा। ठीक है ना। यहाँ पादप क्या होगा? बोना होगा और बीज की आकृति कैसी होगी? गोल होगी। और यहाँ पादप क्या होगा? बोना होगा और ये पादप है झुर्रीदार होगी। ये तो ऐसा तो लिए ही था, ये पादप भी लिए थे, ये पादप भी थे, लेकिन ये पादप जो है वो नए प्राप्त हुए थे। इसको स्वतंत्र के यानी आपको 9:3:3:1 लिखना है। 9:3:3:1 लक्षण प्रारूप अनुपात F2 पीढ़ी का रीट एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा। अगर 10वीं के साइंस से इस पार्ट से अगर कोई प्रश्न आता है कि F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1 होता है। ठीक है ना। अब ये आपको कंपटीशन की दृष्टि से तो ये भी याद रखना है कि लंबा गोल, लंबा झुर्रीदार, बोना गोल और कुछ भी हो सकता है लक्षण, वो आपको परीक्षा में देगा, इसके पेपर करेंगे। अब इसका जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात ये याद रखना है। उसमें तो क्या था? 3:1 और 1:2:1, यानी 31 और 121 आपने याद कर लिया, वो आसान सा है। इसमें 93-31 बोलो या 9:3:3:1 9:3:3:1 9:3:3:1 बोलोगा, 5-7-10 बार याद हो जाएगा। ठीक है। जीन प्रारूप अनुपात देखो कैसे याद करेंगे। इसमें 1:2:2 1:2:1 अब इसको कैसे बोलोगे? बोलना है आपको साथ साथ में 12-24 12-12-1
क्या बोलेंगे इसको, ऐसे याद करेंगे 12 टुकड़ों में, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, बोलो 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 लगातार लगर 12 24 जत्ता घर का नहरों का नहीं था चुप नहीं हो, 12 24 है 12 12 1, 12 24 12 12 1 लगे रहो, जोर जोर लगे रहो, घर का बेपत तो लग जाए, टाबर पढ़ने लग रहा है, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, बोलो दिखाना है, शाबाश, बोले को नहीं, 12 24 12 12 1, यानी 12 24 12 12 1 है, दूर दूर लिख करके बीच में अनुपात का निशान लगा देना है। इसमें ये क्या होगा कि ये शुद्ध गोल बीज, शुद्ध गोल और शुद्ध लंबा होगा, शुद्ध गोल के लिए होगा, ये क्या है कि लंबेपन के लिए तो शुद्ध होगा लेकिन बीज के लिए शुद्ध नहीं होगा, ये बीज के लिए शुद्ध होगा लेकिन लंबेपन के लिए शुद्ध नहीं होगा, ऐसे इसमें लिखने, ये आपको ज़्यादा गहराई में याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे किताब के अंदर दिया गया है। 12 24 12 12 1, ये जीन प्रारूप अनुपात है, दोनों अनुपात है, रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, या किसी भी परीक्षा के अंदर जिसमें ये टॉपिक लगता है, ये अनुपात वाले प्रश्न कन्फर्म आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और इस पर आधारित। अब इसके साथ में आपको इसका जो होमवर्क है आज का वो ये रहेगा, जो आपको करना है, कल वाली गलती नहीं करनी है। आज आपने किया है यहाँ शुद्ध लंबे और गोल बीज वाले पादप लेकर किए, क्या किया है, शुद्ध लंबे और गोल बीज वाले पादप के लिए आपने ये किया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ आज प्रभावी जो जनक होगा वो लेना है आपको वाइट कलर के लिए, और इसमें ऐसे लेने, बीज की आकृति तो गोल लेंगे, बीज की आकृति क्या लेंगे, गोल, और बीज का रंग येलो, और बीज की आकृति जूरीदार, और बीज का रंग क्या लेंगे, हरा लेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ बीज गोल और पीला, गोल और पीला, और यहाँ क्या होगा, बीज जूरीदार और हरा, ये आपको लेकर के और इसका होमवर्क करके ये भी लिख के दिखाना है, ये आपको करना है, पूरे बड़े पेज पर सुंदर बड़ी टेबल बनानी है, छोटे से लाइन वगैरह खींच करके, और फिर उसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजनी है। एक मैंने आपको कल कहा था वीडियो पूरा देखना है, पहली सेकंड से लेकर के अंतिम सेकंड तक, और उस वीडियो को बार बार देखो, और अपने जो दोस्त या अपने जो रिश्तेदारों के भाई बहन है, कोई बुआ हो, कोई फूफा हो, कोई काका हो, कोई ताऊ हो, जो आप जुड़ेड़ो को नहीं अपने स्कूल के चैनल हूँ, उस तक आप उसको शेयर करो, ठीक है ना, उसके पास भेजो, उनको कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे घर बैठे हैं, जो सरकारी स्कूल के हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क करना है। अब इसका लास्ट टॉपिक बताया कि मेंडल के नियमों के महत्व, वो आप किताब से पढ़ेंगे कि महत्व जो है वो बहुत सारे उसके 4-5 महत्व है, वो दे रखे हैं, वो आप याद करेंगे। तो इसके बाद में ये मेंडल वाला जो है वो आज टॉपिक पूरा गया। कल इस पर इसका जो वीडियो रहेगा वो प्रश्न उत्तर का रहेगा कि पीछे बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आए हैं, और रीट के एग्जाम में यानी कि इस परीक्षा में कैसे प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं, उस पर आधारित कल अपना एक वीडियो रहेगा, तो उसको भी देखें। तब तक इसको पढ़ते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है, घर पे रहना है, पढ़ना है, और किसी प्रकार की अगर तकलीफ है सारे बच्चे कमेंट में नीचे कमेंट, इस वीडियो को जब आप देखोगे ना यूट्यूब पर, तो सारे वीडियो ऊपर हटा के देखोगे तो नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है ना, वहाँ अपना नाम डालना है कि मैंने ये वीडियो देख लिया है और कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो उसमें आपको कमेंट डालना है, ठीक है ना। वहाँ कमेंट डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कमेंट नहीं डालेंगे अपने नाम का, ठीक है ना। फ़ोटो मेरे पास डाल सकते हो, आप मेरे नंबर पे डाल सकते हो, ग्रुप पे डाल सकते हो, ओके। तो ये पढ़ना है, इसका पूरे पार्ट का रिवीजन करना है, कल इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। फिर आगे कोई और बढ़िया चैप्टर और लेके आएंगे। तो तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और केवल पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहें। धन्यवाद।